हेलो एवरीवन। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एपी के बारे में देखा था। ठीक है, व्हाट इज एपी, व्हाट इज एन टर्म ऑफ एपी। देन उसके बाद हमने देखा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपी की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए आप, फर्स्ट property says that if a constant term is added or subtracted from each term of an AP, अगर कोई AP है बच्चों, उसकी हर एक टर्म में से कोई कांस्टेंट, देखिए अगर कोई AP है उसकी सारी टर्म में से अगर किसी कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करें या सेम कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें सारी टर्म से, तो जो रिजल्टिंग एपी होती है, रिजल्टिंग सीरीज जो बनती है बच्चों, इट इज ऑल्सो एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो सेम। जैसे आप देखेंगे, सपोज आपको बोला जाए ए बी सी एंड डी आर इन एपी। अगर आपको बोला जाए बच्चों ए बी सी एंड डी दे आर इन एपी, तो अगर इनमें अगर मैं कोई कांस्टेंट टर्म के ऐड कर दूं सब में, अगर सब में मैं कोई कांस्टेंट टर्म बेटा ऐड कर दूं, दिस रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ये भी क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर पहले कॉमन डिफरेंस P था तो अभी भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, P ही रहेगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस विल नॉट चेंज। तो देखिए यहाँ पे विद द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर सेम चीज अगर आप से बोला जाए ए बी और सी, अगर आप बोलें कि एपी में है, तो बच्चों अगर ए में से मैं किसी कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं, बी में से सब्ट्रैक्ट करूं और सी में से सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो सीरीज बनता है, सीक्वेंस बनता है, इट इज ऑल्सो एन एपी। अगेन अगर प्रीवियस कॉमन डिफरेंस डी था तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम, इट इज अगेन डी। बट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर किसी एपी की सारी टर्म्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो भी एपी में होता है। या फिर सारी टर्म्स को मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं नॉन जीरो से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनता है वो भी एपी होता है। बट हियर द कॉमन डिफरेंस डजंट रिमेन सेम अनलाइक द प्रीवियस वन। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप किसी एपी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो से, तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस तो एपी होगा, बट द कॉमन डिफरेंस विल चेंज फ्रॉम डी टू के टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, सिमिलरली इफ वी डिवाइड ईच टर्म बाय के, देन द कॉमन डिफरेंस विल आल्सो चेंज, इट विल बिकम डी बाय के। ठीक है ना, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके, इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, सपोज देयर इज एन फाइनाइट एपी। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई फाइनाइट एपी है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ले लीजिए, इट्स एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 2। तो इसने बोला है कि जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड है तो उनका सम, तो देखिए बिगिनिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, इन दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों, 14। बिगिनिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 14, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 4, नॉट कॉमन डिफरेंस, सम, सॉरी। फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड उनका सम 14 है, सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड उनका सम भी 14 है, थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड फ्रॉम एंड उनका सम भी कितना है, 14। तो उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, इनका सम क्या होता है, हमेशा बच्चों सेम होता है। और वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। लुक, 12 plus 2 is 14, so everywhere the sum is 14. Now this was the case when number of terms are even. What is there here, just see, number of terms are even 6, but what happens if we have odd number of terms? Let us take an example, 2, 4, 6, 8 and 10। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बिगिनिंग और एंड का सम तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सेकंड और सेकंड का सम भी अगेन 12। तो और ये जो सम होता है ना बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सिंगल मिडिल टर्म, सो वी कैन से दैट द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड
वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ बच्चों मिडिल टर्म। देखिए मिडिल टर्म इज माई 6 का ट्वाइस करेंगे वो आएगा 12। सो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है ना, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन बिगिनिंग और एंड से जो इक्विडिस्टेंट है सबका सम क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ a b plus c, b c plus a and c a plus b are in AP, then we have to show that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP. We will use the properties here to prove this. Okay. आपको क्या गिवन है बच्चों, a into b plus a into c, then b into c plus b into a and c into a plus c into b. It is given that they are in AP। ये क्या है बच्चों, AP में है। अब मैं क्या करता हूं, लुक, अगर ये आपके AP में है BC प्लस, जस्ट अ मिनट, आपको क्या गिवन है, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस CB, ये क्या है आपके AP में है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं सब टर्म्स में से, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो अगर ये आपका सीक्वेंस एपी में है, अगर लुक ये आपका सीक्वेंस एपी में है, तो इस सीक्वेंस में से हर एक टर्म में से अगर मैं सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो ये है, मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ओके, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सब टर्म में से ए बी, बी सी और सी ए, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ए बी, बी सी और सी ए, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ए बी, बी सी एंड सी ए। अब देखिए तीनों एपी में थे, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करी, तो क्या ये सीक्वेंस भी हमारा एपी में होगा बच्चों, दिस विल ऑल्सो इन एपी। अब आप देखिए ए बी एंड ए सी कैंसल्स ईच अदर, ए बी एंड बी सी कैंसल्स ईच अदर, ए सी एंड बी सी कैंसल्स ईच अदर। सो वी कैन से दैट माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए एंड माइनस ऑफ ए बी, दे आर ऑल्सो इन ए पी, ठीक है ना, हमने सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब देखिए ये तीनों एपी में है, तो अगर मैं इन तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करूं, नेगेटिव ऑफ एबीसी से, क्या अभी भी ये एपी में होगा बच्चों, दिस विल ऑल्सो इन एपी। अच्छा अब आप देखेंगे सी कैंसल्स ईच अदर, बी कैंसल्स ईच अदर, सी एंड ए एंड बी, सो हियर वी कैन से दैट 1 अपॉन ए नेगेटिव विल कैंसल, है ना, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी, सो दिस विल ऑल्सो बी इन एपी, ठीक है ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि अगर सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सीक्वेंस अगेन एपी में रहता है, और सेम टर्म से डिवाइड किया जाए तो भी सीक्वेंस हमारा एपी में रहता है। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव एंड वी हैव प्रूव दैट, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। अर्थमेटिक मीन, ओके, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहाँ पर हमें इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन आता है। अब देखिए if 3 terms are in AP then the middle term is called the arithmetic mean between the other two। तो देखिए बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि A, B और C ये AP में है बच्चों, अगर A, B और C AP में है तो जो मिडिल टर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर 3 टर्म AP में है तो जो मिडिल टर्म होती है वो क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब हमें क्या करना होगा, दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या करना है बच्चों, इंसर्ट करना है, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो देखिए आप अगर ए और बी कोई दो नंबर्स हैं और इनके बीच में हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं a1 a2 an, ठीक है, तो जो आपका है देन हाँ
अगर दे आर गिवन नंबर्स, अच्छा लुक, अगर ए और बी एपी में है बच्चों, ए और बी क्या है आपके दो नंबर्स हैं, सॉरी, ए और बी आपके क्या है, दो नंबर्स हैं, और आपने उनके बीच में इंसर्ट किए हैं अर्थमेटिक मीन n, तो बच्चों ये जो सीक्वेंस होगा ये क्या होगा आपका एपी में ही होगा, ठीक है ना। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी, ठीक है ना। देन an आर द अर्थमेटिक मीन। a1 a2 और an को हम अर्थमेटिक मीन कब बोलेंगे, जब ये जो सीक्वेंस आया है ये भी किस में हो बच्चों, एपी में हो, ये सीक्वेंस किस में हो, एपी में हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपसे बोला गया था कि ए और बी कोई नंबर है और इसके बीच में हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं a1 a2 एंड अप टू an। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, n अर्थमेटिक मीन। मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैंने इन दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए तो क्या ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है ये भी मेरा एपी में होगा, ठीक है ना, पहली बात। अब देखिए टोटल टर्म्स कितनी हुई बेटा, अर्थमेटिक मीन तो आपके n है और दो टर्म्स ये हैं, तो अब आपके पास टोटल टर्म्स होगी बच्चों n+2, ठीक है। अच्छा, हमें पता है लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म इज b इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1d। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अभी यहाँ पर हमारे पास n+2 माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे कॉमन डिफरेंस d की जो वैल्यू आएगी बच्चों, ओके दिस इज a प्लस, ओके ना, दिस इज a प्लस, so कॉमन डिफरेंस विल बिकम b माइनस a अपॉन n+1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने जा रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस 1। सो अब आप देखिए ये अगर एपी में है तो ये जो a1 होगा क्या आपका a प्लस डी होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये एपी में है तो ये a प्लस 2d होगा, और an क्या होगा बच्चों, a प्लस n टाइम्स ऑफ d। क्या d में निकाल चुका हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं a1 को आप बोलेंगे a प्लस डी, डी मीन्स b माइनस a अपॉन n+1। a2 होगा आपका a प्लस 2d मतलब ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n+1। सिमिलरली अगर आप nth अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं दिस विल बी a प्लस nd, d मीन्स b माइनस a अपॉन n+1। So this is how we find the arithmetic means between two numbers, then they will have common difference of b minus a upon n+1 if a and b are the two given numbers, ठीक है। और एक important point है बच्चों, this is what we have to remember, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, sum of n AMs inserted between a and b is equal to n times the single AM between a and b। मतलब ये जो आपने n AM इंसर्ट किए ना बच्चों, उन सब का सम, ये जो आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं इन सब का सम किसके इक्वल होगा, सिंगल AM बिटवीन a एंड b। मतलब a और b के बीच जो सिंगल AM होता है वो कैसे निकलता है बच्चों, a प्लस बी बाय 2, ठीक है ना। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है बच्चों, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। इफ टू नंबर्स आर देयर वी विल डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन पॉइंट। अब इन प्रॉपर्टीज एंड ये मीन्स अर्थमेटिक मीन्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6, सपोज वी हैव टू नंबर्स a एंड b जिनका सम है 13/6, वी विल नोट इट डाउन, एंड इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। तो देखिए बच्चों, इवन नंबर अर्थमेटिक मीन आपने कितने इंसर्ट करे हैं, इवन नंबर, द सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी। इन सब का जो मीन है वो क्या करता है, इन नंबर से
एक्सीड करता है बाय यूनिटी। तो देखिए पहली बात, अर्थमेटिक मीन आपके इवन है, तो हम अर्थमेटिक मीन कितना मान लेते हैं, हमने इंसर्ट करें बच्चों 2n। हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें बच्चों 2n, इट इज ऑलवेज अ इवन नंबर। हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें बच्चों 2n विच इज ऑलवेज अ इवन नंबर। इसने बोला है सम ऑफ दीस मीन्स, ठीक है ना, तो इन सब का सम ऑफ मीन्स वो क्या होता, अच्छा हमने देखा था सम ऑफ मीन्स जो होता है वो n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। अच्छा a और b के बीच में हमने, ध्यान दीजिए, अगर a और b के बीच में हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो जो इन सब का जो सम होता है वो क्या होता है बच्चों n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n, तो इसलिए 2n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। सो अच्छा सम ऑफ मीन, इसने बोला है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सम ऑफ मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी। मीन्स का कितने मीन्स है टोटल 2n, तो देयर नंबर मीन्स 2n, तो उनके नंबर से कितने ज्यादा है सम 1 ज्यादा है। देखिए सम ऑफ मीन्स एक्सीड देयर नंबर, उनके नंबर से कितने ज्यादा है, उनका मीन 1 ज्यादा है। सो 2n plus 1 should be equal to 2n plus 1 should be equal to this, we will cancel n times of a plus b what is given to me 13/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12n plus 6 equal to 13n, this will give me n equal to 6। मुझसे पूछा क्या गया है बच्चों नंबर ऑफ मीन्स, क्या नंबर ऑफ मीन्स आंसर 6 होगा, नहीं। व्हाट वर द नंबर ऑफ मीन्स 2n मतलब 2 into 6 विच इज इक्वल टू बेटा 12। सो नंबर ऑफ मीन्स बिटवीन a एंड b आर 12, ठीक है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देयर आर m am's बिटवीन 1 एंड 31, दो नंबर से 1 और 31, दो नंबर से बच्चों 1 एंड 31, इनके बीच में m अर्थमेटिक मीन्स है, हम इनको मान लेते हैं x1, x2, x3 और xm। कितने मीन हो गए, m अर्थमेटिक मीन हो गए हैं। अच्छा उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th मीन्स इज 5:9, मतलब 7th मीन कितना होगा x7 और m-1th है ना, m-1th कितना होगा मीन, इनका रेशियो कितना है 5/9। देखिए 7th मीन कितना होगा x7, m-1th मीन कितना होगा xm-1, इनका रेशियो कितना है 5 और 7। हमें पता होता है बच्चों ये सब एपी में होते हैं, तो जो 7th मीन होगा बच्चों, जो 7th अर्थमेटिक मीन होगा, क्या वो मेरा 8th टर्म नहीं होगा बेटा, 7th अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे देखिए आप, सेकंड जो मीन है क्या मेरी 3rd टर्म है, थर्ड जो मीन है क्या मेरी 4th टर्म है, जो 7th मीन है वो बेसिकली मेरी क्या हो जाएगा 8th टर्म, और m-1th मीन है वो मेरा हो जाएगा हाँ कौन सा mth टर्म, और इनका रेशियो है 5/9। देखिए बच्चों 7th मीन इज माय 8th टर्म, m-1th मीन इज माय mth टर्म, और a8 मीन्स a plus 7d, और दिस बिकम्स a plus mth टर्म मीन्स a plus m-1d, दिस इज इक्वल टू 5/9। अच्छा दो यहाँ पर है, तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा बच्चों इट इज 1, पहली बात। कॉमन डिफरेंस जो d होगा b माइनस a, मतलब 31 - 1 अपॉन n + 1, टर्म्स कितनी है m, तो इट विल बी m + 1। सो दीज आर द टू डेटा विच वी हैव टू यूज। ओके, a की वैल्यू 1 यूज करेंगे, 1 + 7d को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 + m-1d को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। a की वैल्यू हमने पुट कर दी है, d की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 + 63d इक्वल टू 5 +
5m माइनस 5d। ठीक है, d की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे, 30/m+1। d की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा बच्चों 30/m+1, तो यहाँ पर 9 - 5 4 = d कॉमन लेंगे, 5m - 5 -63, d है 30/m+1, 5m - 68। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट m = 14। क्या बच्चा, m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 14। यू हैव टू फाइंड m/7, मतलब 14/7 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द मीन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अच्छा, अब देखिए, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस एड टू 715। If first term is increased by 1, second by 3, third by 5, fourth by 7, तो ऐसे odd terms को increase करते गए and the kth term is increased by kth odd positive number। ठीक है, the terms of the new sequence, जो नया sequence है उसका सम आया बच्चों 836। पहले जो सम था 715 था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल टर्म। सम निकालना है बच्चों मुझे फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल टर्म। अब देखिए, आपको पता है a1 a2 a3 अप टू an है। अगर n टर्म्स है तो उसका सम कितना है बच्चों 715। अगर मैं फर्स्ट टर्म में +1 कर दूं, सेकंड टर्म में 3 कर दूं, 5 कर दूं, तो ऑड नंबर जो होगा वो कितना होगा 2n+1। इतना मैं nth टर्म में ऐड कर दूं तो मेरा जो सम आ जाता है बच्चों इट बिकम्स 836। तो आप देखेंगे a1 + 1, a2 + 3, a3 + 5 एंड an + 2n+1, और ये मेरा सम आ जाता है 836। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको a1 a2 अप टू an प्लस 1 3 5, लास्ट टर्म में कितना ऐड किया है 2n+1। इन सब का सम है बच्चों 836। कितना सम है बच्चों 836। अच्छा, अब आप देखिए, क्या मुझे इसका सम गिवन है, तो दिस सम इज 715। अच्छा, दिस इज सम ऑफ n odd terms, sum of first odd terms, sum of first n odd terms is n square। ठीक है, दिस गिव्स मी 836। नाउ जब आप सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर की वैल्यू आएगी 121 विच गिव्स मी n = 11। ओके, एक बात तो कंफर्म हो गई है, इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स है बच्चों, इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स है 11 टर्म्स। हमारे पास टोटल है बच्चों 11 टर्म्स, मतलब a1 a2 अप टू a11 हमारे पास है टोटल 11 टर्म्स। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं, मैं इन सब का सम करता हूं। इन सब का सम मुझे कितना गिवन है 715। तो आप देखेंगे सम ऑफ 11 टर्म्स कितना होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज a1, लास्ट टर्म इज a11 बिकॉज वी हैव now we have solved that there are total of 11 terms। तो देखो सम ऑफ 11 टर्म्स आपको कितना गिवन था बच्चों 715। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। देखिए, आपको फर्स्ट और लास्ट के साथ साथ मिडिल टर्म का भी सम फाइंड करना है। तो देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 6, दिस इज 5, तो a1 + a11 दिस बिकम्स 130। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम तो आ गया मेरे पास 130। अच्छा, अब आपने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं, क्योंकि टर्म्स कितनी है बच्चा 11, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, नॉट थ्राइस, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो उससे मिडिल टर्म कितनी आ जाएगी बच्चा 65। ठीक है बच्चों, मिडिल टर्म कितनी आ जाएगी 65। तो फर्स्ट एंड लास्ट 130 है, मिडिल टर्म 65 है, तो इनका सम 130
plus 65 should give me 195, which is the option C. ठीक है ना. So this is the property we have used. Twice of middle term is equal to sum of first and last term if number of terms are odd. Clear बच्चों. आगे बढ़ते हैं. How many pairs of real number are there such that they are in AP? अच्छा, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा बच्चों? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं a माइनस 10 जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? b माइनस a के. तो दिस गिव्स मी b इक्वल टू, दिस गिव्स मी b इक्वल टू 2a माइनस 10, माई फर्स्ट इक्वेशन. क्या सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b माइनस a b माइनस b के इक्वल होगा. कॉमन डिफरेंस अगेन इज सेम. इन प्लेस ऑफ b आई कैन कीप 2a माइनस 10 माइनस a. यहाँ पे b कॉमन लेंगे a माइनस 1, b की प्लेस पे रख देंगे बच्चों 2a माइनस 10, a माइनस 1, 2a माइनस a इज a. तो देखिए आप, तो a माइनस 10 इसको आप सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 12 है प्लस 10. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 20 इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकता हूँ. दिस बिकम्स माइनस 8a माइनस 5a इक्वल टू 0. 2a कॉमन लेंगे बच्चों एंड यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जो आपके पेयर बनते हैं a माइनस 4 2a माइनस 5. ठीक है, तो देखो आपके पेयर क्या बने बच्चों? a माइनस 4 2a माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो डेफिनेटली वी हैव टू वैल्यूज ऑफ a. दिस गिव्स मी a इक्वल टू 4, दिस गिव्स मी a इक्वल टू 5/2. When I put a equal to 4, I get minus 2. b की वैल्यू कितनी आएगी? minus 2 बच्चों. When I put a equal to 5/2, 5/2, so minus 5. This gives me b equal to minus 5. So there are two pairs of a and b. One is 4 comma minus 2 and another one is 5/2 comma minus 5 such that these numbers are in AP, such that these numbers are in AP. ठीक है ना. तो बच्चों ऑप्शन B, two pairs. In the 5-sided star shown, this is the star 5-sided, the letters A, B, C, D, E are replaced by numbers 3, 5, 6, 7 और 9. ठीक है, तो देखते हैं A, B, C और D और E, ये आपके कुछ नंबर्स हैं 3, 5, 6, 7 और 9. although not necessarily in same order. So ऐसा नहीं है कि A की वैल्यू 3 है, B की 5 है. So this is not the exact order, है ना. This is not necessary that order is same, order change भी हो सकता है. Fine. The sum of the numbers at the ends of line segments AB. तो देखिए ये A है, ये B है. ठीक है ना. Just a minute. हाँ, आपको क्या गिवन है? 5 नंबर्स हैं A, B, C, D और E. ये पांचों नंबर को रिप्लेस किया गया इन 5 नंबर से, नॉट इन सेम ऑर्डर. तो ठीक है, हम ये A है, ये B है, C है, D है, E है. अच्छा, अब उसने कहा है द सम ऑफ द नंबर एट द एंड ऑफ लाइन सेगमेंट AB. AB लाइन सेगमेंट के एंड में क्या नंबर होंगे बेटा? A प्लस बी. इसके एंड में क्या होगा? B प्लस सी, C प्लस डी, D प्लस E और E प्लस A. ठीक है ना. तो आप या तो ये मान लो कि यहाँ पर 5 नंबर प्लेस करें हैं, आपको नहीं पता कौन से 5 नंबर है, बट उसने कहा है कि लाइन सेगमेंट के एंड पे जो नंबर हैं उनका सम, A प्लस बी का सम, B और C का सम, C और D का सम, D और E का सम और E और A का सम, ये अगेन क्या है बच्चों? एक AP में है. फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑल्दो नॉट इन द सेम ऑर्डर. मीन्स ये AP, तो ये पांचों मिलके एक AP बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये अभी
सीक्वेंस में अरेंज है ना। तो जैसे आपको पता है ना कि 1 2 3 एक एपी है, पर ये अरेंज ऐसे भी हो सकता है ना 1 3 2। उसने कहा है कि ये सब सीक्वेंस में नहीं है, बट ये तीनों नंबर, पांचों नंबर एपी में तो है। ठीक है। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस? इस सीक्वेंस की बच्चों मुझे मिडल टर्म निकालनी है। अच्छा, अब देखिए, आपको पता होना चाहिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है बच्चों, A1 A2 A3 A4 और 5, अगर 5 टर्म्स हैं मेरे पास किसी सीक्वेंस में, अगर मिडिल टर्म को मैं m मानता हूं, तो बाकी की 2 टर्म्स का सम कितना होगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, और इन 2 का भी कितना होगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो टोटल सम कितना हो जाएगा बच्चों? 5 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। तो 5 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? बेटा आप इनको ऐड करेंगे ना, ये आपकी तो टोटल 5 टर्म तो यही है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा? 5 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी और ई। देखिए हमने कहा 5 टर्म्स होंगी तो उनका सम होगा 5 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। वो किसके इक्वल होगा? आप इन सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ये आएगा। अच्छा, तो 5 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म मेरा होगा 2 टाइम्स ऑफ, आप इन सबको ऐड करेंगे 16 22 25 और 30। सो दिस गिव्स मी 6 और m इक्वल टू बच्चों 12। सो द मिडिल टर्म इज 12। लेंदी क्वेश्चन है but simple. Question is lengthy no doubt, but it is quite simple at the same time. So the middle term of that sequence is 12। ठीक है ना, वो 12 कोई से भी 2 नंबर को ऐड करके फॉर्म होगा। तो इस सीक्वेंस की जो मिडिल टर्म है बच्चों वो है 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये आपका सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन में है, A1 A2 A4 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 0। पहली क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0 है। तो थ्राइस ऑफ A8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A14। तो देखिए बच्चों, लेट Sn इक्वल टू दिस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड द इंटीजर n सच दैट Sn हैज मैक्सिमम वैल्यू। देखिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या गिवन है? 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 13 टर्म। अब देखिए, अगर सपोज आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि 8th टर्म का तो 3 टाइम्स है और 13th टर्म का 5 टाइम्स है, वो दोनों इक्वल है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? देखो, अगर कोई एपी इंक्रीजिंग होगी बच्चों, अगर कोई एपी इंक्रीजिंग होगी तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म 5 टाइम ऑफ 13 टर्म के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये भी इंक्रीज कर दिया और टर्म भी इंक्रीज होगी। अगर पॉजिटिव एपी होगी तो डेफिनेटली A13 विल बी ग्रेटर देन A8, और यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 3, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों जो हमारी एक एपी होगी वो क्या होगी? डिक्रीजिंग। एपी क्या होगी मेरी? एक डिक्रीजिंग। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, Sn shows that sum of n terms for n greater than equal to 1, not a big deal। हमें बताना है इंटीजर n सच दैट सम ऑफ n टर्म्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। देखो आपकी जो एपी होगी बच्चों, जैसे a प्लस डी a प्लस 2d, कोई nth टर्म होगी, उसके बाद कोई n प्लस 1th टर्म होगी। तो देखिए ये एपी एक डिक्रीजिंग एपी है, तो जब तक पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जब तक पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उन सबका सम क्या होगा बच्चों? इंक्रीजिंग होगा। बट जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव आई, क्या सम वापस कम हो जाएगा? जैसे ही सम नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी, सम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ठीक है ना। तो हमें यह पता करना है कि सम ऑफ n टर्म्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। Sn की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बच्चों? जब हम सिर्फ और सिर्फ सारी पॉजिटिव टर्म्स को कंसीडर करें। पूरी अगर मैं n टर्म्स पॉजिटिव को कंसीडर करता हूं तो मेरा सम क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही नेगेटिव टर्म्स एड अप होने जाएंगी, सम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं 3 टाइम्स ऑफ A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A13 मीन्स A प्लस 12D। So this gives me 3a plus 21d equal to 5a plus 60d, 2a plus 39d equal to 0। अब देखिए
a इक्वल टू नेगेटिव 39d/2। अब देखिए बच्चों, अगर a पॉजिटिव है, उसने बोला है हमें a मतलब फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो क्या मेरा d नेगेटिव नहीं होगा क्या? यहां से हम क्या बोल सकते हैं, d इज नेगेटिव, जो कि हम यहां पर पहले ही एनालाइज कर चुके थे कि माय कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी अ डिक्रीजिंग AP। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा, सपोज आपके पास ये कोई टर्म्स हैं, जैसे मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूं। चलो क्या लिखते हैं बच्चों, अगर मेरे पास कोई टर्म्स हैं, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a + 2d है, थर्ड टर्म a + 2d है, और मैं nth टर्म मान लेता हूं tn, उसके बाद मान लेता हूं tn + 1 टर्म एंड सो ऑन। तो देखो, अगर मैं मानता हूं ये स्टार्टिंग की पूरी टर्म्स nth टर्म मेरी पॉजिटिव है, क्या बच्चों, ये अगर nth टर्म पॉजिटिव हैं सारी, तो क्या मेरा सम पॉजिटिव होगा, मेरा क्या होगा, सम हमेशा पॉजिटिव होगा। पर जैसे ही फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो टर्म सारी क्या आ जाएंगी बच्चों, नेगेटिव। तो जैसे ही मैं नेगेटिव टर्म्स को ऐड करने जाऊंगा, मेरा सम विल ग्रेजुअली रिड्यूस, इट विल ग्रेजुअली रिड्यूस। सो व्हाट आई हैव टू टेक अ नोट इज दैट माय nth टर्म, देखो आप यहां से सम करेंगे, फर्स्ट टर्म का सम S1, पहली 2 टर्म का सम होगा S2, पहली 3 टर्म का होगा सम ऑफ S3। तो वैसे ही n-1 टर्म्स का सम कितना होगा, Sn-1, n टर्म्स का सम S1 और n+1 टर्म्स का सम Sn+1। आप देखेंगे सम ऑफ 2 टर्म्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 टर्म्स, अगर सब पॉजिटिव टर्म्स है तो ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स विल ग्रेटर देन सम ऑफ n-1 टर्म्स, अगर n तक मेरा पॉजिटिव है। बट अगर जैसे ही मैं n+1 पे पहुंचा, क्या मेरा सम अगेन डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा सम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो मेरा सम n टर्म्स तक पॉजिटिव कब होगा, जब मेरी nth टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो nth टर्म मींस a + n-1d शुड बी ग्रेटर देन 0 so that my sum will be maximum। so यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, -39d/2 + n-1d ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं n-1d ग्रेटर देन -39/2d। अब एक कॉमन मिस्टेक जो मैं कर देता हूँ, इट इज दैट कि वी सिंपली कैंसल d, ठीक है ना। बेसिकली कैंसलेशन मींस वी आर डिवाइडिंग d/d, बट यहां पर बच्चों d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, d की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव। सो व्हेन वी कैंसल नेगेटिव टर्म्स मींस व्हेन आई विल डिवाइड दिस d/d, नेगेटिव टर्म से जब मैं डिवाइड करता हूं, क्या मेरा इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। तो n-1 लेस देन -39/2। so when I cancel this, I will change the sign of inequality because I am cancelling negative terms. So n-1 less than -19, no, just a minute, wait, and this negative becomes positive, है ना, okay, this becomes positive, this becomes positive, ठीक है। ये नेगेटिव का था, साइड चेंज होगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो n लेस देन 20.5, इसका मतलब है अगर n की वैल्यू 20.5 से कम है तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। मुझे चाहिए मैक्सिमम सम, मुझे क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमम सम। सो आई हैव मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n विच इज 20, सो मैक्सिमम integral value of n which is positive is 20. So if I consider 20 terms, my sum will be maximum, my sums will be maximum, ठीक है। So that was all about बच्चों arithmetic progression, ठीक है। So next lecture we will begin with next type of progression which is geometric progression, ठीक है। Thank you।